हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन डिराइव की थी। उसके पहले लेक्चर्स में इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन हम लोगों ने डिराइव की थी। तो उसी सीरीज़ में हम लोग आज इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे। तो पहले ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती क्या हैं। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है कि अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जिसका रेट एक्सप्रेशन जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जो आपके रिएक्टेंट हैं, जितने भी रिएक्टेंट हैं, एक रिएक्टेंट है या दो रिएक्टेंट हैं, उनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। आप उसकी कुछ भी कंसंट्रेशन लो, वो उस रेट जो होगा वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। हम लोगों ने इस इनिशियली पढ़ा था कि जो रेट होगा हमेशा, रेट जो है वो फंक्शन किसका होता है, कंसंट्रेशन का और टेम्परेचर का, दो ही चीज़ों पे रेट डिपेंड करता है। लेकिन जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होती हैं तो उनका रेट जो होता है, रेट वो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं, व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट, मतलब जिस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पे इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। और किसकी कंसंट्रेशन की बात करेंगे हम लोग, रिएक्टेंट की, ऑफ द रिएक्टेंट। तो जब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट हो कंसंट्रेशन के, रिएक्टेंट की, तो रिएक्शन को उस वक्त हम लोग बोलेंगे द रिएक्शन इज said to be zero order reaction, said to be zero order reaction। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो कभी भी जब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड ना करे कंसंट्रेशन पे, तो उसको ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ज़ीरो ऑर्डर का, तो उसमें कंसंट्रेशन का टर्म नहीं आएगा। तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जैसे एक रिएक्शन आपकी हो रही है, 8 गिव्स टू प्रोडक्ट अगर फॉर्म हो रहा है, कोई एक रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट बना रहा है, तो रेट एक्सप्रेशन हम लोग इसका कैसे लिखते थे, माइनस आर ए इज इक्वल टू माइनस डी सी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू के सी ए लिखते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही, तो उसकी पावर क्या लगा देंगे हम लोग, ज़ीरो लगा देंगे। तो रेट ऐसे इक्वेशंस के जो रेट एक्सप्रेशन होगा ज़ीरो ऑर्डर के लिए, रेट एक्सप्रेशन किसके बराबर हो, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, माइनस आर ए इज इक्वल टू माइनस डी सी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू के। यहाँ पे सी ए की पावर ज़ीरो, किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो लगाएंगे तो वो 1 आ जाएगा, तो सी ए नॉट की पावर 0 की जगह 1 हो गया। तो रेट एक्सप्रेशन अपना जो रेट लॉ आया, माइनस आर ए इज इक्वल टू के बराबर हो गया। तो इस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगी, रेट कांस्टेंट के बराबर होगी। लेकिन ये किसके लिए ट्रू होगा, वो सिर्फ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ट्रू होगा। तो फर्दर इसको हम लोग जब इंटीग्रल मेथड से अगर इसको करना है सॉल्व, तो हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। तो वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस ये डी टी को उधर ले जाएंगे, तो माइनस डी सी ए ओ इज इक्वल टू के डी टी। वेरिएबल सी इधर हो गया, डी टी उधर हो गया। अब हम लोग क्या नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, लिमिट्स देखेंगे। टी बराबर जब 0 होगा तो सी ए कितना होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर होगा, सी ए नॉट के। एक पर्टिकुलर टाइम टी पे सी ए की कंसंट्रेशन, जो उसके रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन है, सी ए की नहीं, रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन हम लोग बोलेंगे सी ए है। तो ये जब इसको लगा के हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इसको यूज़ करके, तो माइनस टी सी ए, कहाँ से, सी ए नॉट से सी ए तक इज इक्वल टू के, रेट कांस्टेंट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, डी टी 0 टू टी। इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स
का फॉर्म है, तो सी ए जो लिमिट्स हैं हम लोग लिख देंगे, सी ए नॉट से सी ए इज इक्वल टू के टी, राइट साइड का इंटीग्रेशन टी आएगा, टी माइनस ज़ीरो करेंगे टी हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या हो गया आपका, माइनस साइन लगा हुआ है, सी ए माइनस सी ए नॉट इज इक्वल टू के टी। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2-3 फॉर्म है इसके लिखने के। माइनस साइन से आप मल्टीप्लाई कर देते तो सी ए नॉट माइनस सी ए इज इक्वल टू के टी, एक ये फॉर्म हो गया आपका। और इसी को दूसरा फॉर्म है कि वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लोग इसको किसको, सी ए को एक ही तरफ रखते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो सी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो माइनस के टी, बेसिकली यहाँ से माइनस साइन हमने वो कर दिया, तो सी ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी ए नॉट। तो वेरियस फॉर्म्स इसकी देख रहे हैं। और एक फॉर्म इसकी और क्या होती है, हम लोग कन्वर्जन जानते हैं। कन्वर्जन कैसे डिफाइन करते हैं, कन्वर्जन आपका होता है फ्रैक्शनल कन्वर्जन, एक्स इज इक्वल टू मोल्स कन्वर्टेड, तो सी ए नॉट माइनस सी ए अपॉन सी ए नॉट। तो हम यहाँ से सी ए माइनस सी ए नॉट को रिप्लेस कर सकते हैं। उसको किस तरह रिप्लेस कर सकते हैं, फर्दर यहाँ से अगर हम लोग देखें हैं तो सी ए नॉट माइनस सी ए बराबर हो जाएगा आपका सी ए नॉट माइनस सी ए इज इक्वल टू एक्स ए सी ए नॉट। और ये इस एक्सप्रेशन को हम लोग यूज़ करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, के टी। तो ये जनरल एक्सप्रेशन हो गई। अब इसमें जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसमें एक दो एनालिसिस हम अब इसको थोड़ा बहुत हम लोग एनालाइज करेंगे। ये रिएक्शन है, ये जो इक्वेशन है इसको एनालाइज करेंगे। बेसिकली अगर हम लोग पहले प्लॉट अगर खींचें किसका, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्म, जैसे y इज इक्वल टू क्या है, एम एक्स प्लस सी का फॉर्म है, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट y एक्सिस पे सी ए नॉट आएगा। तो अगर जस्ट यहाँ पे खींच लेते हैं, आप ड्रॉ कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका टाइम है और यहाँ पे सी ए है, तो स्लोप इसका कैसे होगा, नेगेटिव होगा। स्लोप नेगेटिव होगा तो अब इनिशियल कंसंट्रेशन क्या रही होगी, सी ए नॉट रही होगी, और फिर धीरे धीरे कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। तो प्लॉट इसका इस तरह आएगा। और ये जो सी ए नॉट है ये वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट जो है ना वो सी ए नॉट के बराबर है, और स्लोप इसका किसके बराबर होगा, जो आप इसका स्लोप है, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के बराबर होगा, क्योंकि स्लोप यही चीज़ होती है ना स्लोप, तो स्लोप इज इक्वल टू माइनस के बराबर है। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हुई। ये जब हम लोगों ने यहाँ पे कंसंट्रेशन के टर्म में एक एक्सप्रेशन लिखी है, तो सी ए नॉट माइनस सी ए इज इक्वल टू के टी। अगर इस तरह लिखना चाहें, सी ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी ए नॉट। अगर इसी को कंसंट्रेशन के टर्म में आप लिखना चाहोगे तो सी ए नॉट एक्स ए सी ए नॉट इज इक्वल टू के टी। तो अगर यहाँ से ग्राफ प्लॉट करना चाहोगे आप किसके बीच, एक्स ए वर्सेस किसके बीच, टाइम के, तो जब टाइम टी बराबर ज़ीरो होगा तो कन्वर्जन ज़ीरो होगा, फिर क्या होगा, कन्वर्जन बढ़ता जाएगा। तो आपको स्ट्रेट लाइन हो सकता है इस तरह मिले। इस वक्त आपका स्लोप क्या होगा, के बाई सी ए नॉट के बराबर होगा स्लोप। लेकिन इस एक्सप्रेशन को मतलब जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए और ये देखा गया कि जब हायर कंसंट्रेशन होगी, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, तो जो है हायर कंसंट्रेशन पे ये ज़ीरो ऑर्डर एक्चुअली फॉलो नहीं करता है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है। तो एक चीज़ और इसमें हम लोग देखते हैं कि टाइम पे किस तरह डिपेंड, मतलब ये किस टाइम पे ये कंसंट्रेशन जो है ना ज़ीरो हो जाएगी जो आपके रिएक्टेंट है। तो जो सी ए नॉट माइनस सी ए इज इक्वल टू के टी, ये एक्सप्रेशन थी अपनी, यही एक्सप्रेशन डिराइव की थी हम लोगों ने, डेवलप की थी। अब देखिए जब कंसंट्रेशन, ये जो आपके रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़ीरो होगी, मतलब पूरा रिएक्टेंट रिएक्ट कर जाएगा व्हेन सी ए नॉट बराबर ज़ीरो, सॉरी व्हेन सी ए कंसंट्रेशन ज़ीरो होगी। तो इस एक्सप्रेशन से देखिए क्या आएगा, सी ए नॉट इज इक्वल टू, ये ज़ीरो हो गया, के टी, तो t इज इक्वल टू क्या है, सी ए नॉट बाई के। तो कोई भी टाइम होगा,
ये इस टाइम पे आपके जो है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ज़ीरो हो जाएगी। तो इसके आगे जो भी रिएक्शन करेंगे हम लोग, अगर इसके बाद कोई टाइम कंसीडर करते हैं तो क्या होगी, कंसंट्रेशन हमेशा रिएक्टेंट की ज़ीरो होगी। समझ रहे हैं? ये हम देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन की रिएक्टेंट ज़ीरो कब हो जाएगी, इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट कब हो जाएगी। तो हम ये देख रहे हैं कि जब रिएक्शन कंप्लीट होने में सी ए ज़ीरो हो गया, आपका कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की फिनिश हो गई, ज़ीरो हो गई, तो सी ए ज़ीरो इस एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो सी ए नॉट इज इक्वल टू के टी आया, टी बराबर सी ए नॉट बाई के। तो एक ये टाइम है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़ीरो हो जाएगी। इसके आगे किसी भी टाइम की बात करेंगे तो कंसंट्रेशन हमेशा ज़ीरो रहेगी। तो जब कंसंट्रेशन ज़ीरो रहेगी तो एक्सप्रेशन ये वाली क्या बन जाएगी, सी ए नॉट इज इक्वल टू के टी। ये अब कहिए कि कंसंट्रेशन ज़ीरो हो जाएगी, सी ए इज इक्वल टू ज़ीरो। ये किस टाइम के लिए होगी, इस टाइम से आगे जो भी टाइम होगा आपका उसके लिए होगी, सी ए नॉट बाई के। और कंसंट्रेशन ज़ीरो कब नहीं होगी, मतलब ये एक्सप्रेशन कब वैलिड होगी, तो इस टाइम इससे जब कम होगा तब ये वाली एक्सप्रेशन आपकी वैलिड होगी, सी ए नॉट बाई के। तो इसमें टाइम को कभी कभी पूछता है कि टाइम, वो टाइम बताइए जब इसकी कंसंट्रेशन ज़ीरो हो जाएगी। तो बेसिकली हम लोग कंसंट्रेशन ज़ीरो रख देंगे और इक्वल टू के टी हो जाएगा, तो वहाँ से टाइम निकाल लेंगे तो टाइम टी बराबर सी ए नॉट बाई के आएगा। तो इस टाइम के बाद जो भी बात हमेशा जो है ना उसकी कंसंट्रेशन आपकी रिएक्टेंट की ज़ीरो हो जाएगी। तो ये वाली जो मेन अपनी ये है एक्सप्रेशन है, ये वैलिड कब होगी, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़ीरो नहीं मानेंगे, क्योंकि रिएक्शन ज़ीरो के बाद फिर कराने का कोई मतलब नहीं होता। तो ये जो आपकी ये वाली एक्सप्रेशन सी ए नॉट माइनस सी ए इक्वल टू के टी है, वो हमेशा वैलिड होगी टाइम जब आपका सी ए नॉट माइनस के होगा। तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें निकली, दो तीन। ये देखिए कि इसका जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है, हम लोग सी ए इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी ए नॉट के फॉर्म में लिखते हैं। इंटरसेप्ट सी ए नॉट होगा, वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट जो है। और अगर x के टर्म में लिखेंगे हम लोग तो इसको x से सी ए नॉट लिख सकते हैं। जब टाइम बराबर t बराबर ज़ीरो होगा तो कन्वर्जन ज़ीरो होगा, तो ये इसका स्लोप पॉजिटिव आएगा। स्लोप निकालने के लिए हम लोग y इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म का बनाएंगे तो k बाई सी ए नॉट आएगा। तो अपना स्लोप जो होगा वो k बाई सी ए नॉट आएगा यहाँ पे। और एक और वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था इसका कि टाइम जो है, टाइम को किस तरह हम लोग इसमें देखते हैं कि जब टाइम लेस देन सी ए नॉट बाई के होगा तो ये वैलिड होगी। जब टाइम उसकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, जो आपका रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन ज़ीरो हो जाएगी तो टाइम क्या होगा, सी ए नॉट बाई के होगा। तो सी ए नॉट बाई के से ज़्यादा जो भी टाइम होगा उसके बाद का भी टाइम, उसमें हमेशा कंसंट्रेशन क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि बहुत हायर कंसंट्रेशन जब ले लेते हैं हम लोग, मतलब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ज़्यादा ले लेंगे, तो ये जो आपका ज़ीरो ऑर्डर की अप्लीकेबिलिटी है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस are valid for up to a range of concentration of reactant, range of concentration of reactant। तो अगर आपकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा आपने ले ली तो वो जो है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन फिर नहीं रह जाती। वहाँ पे देखा गया कि जो आपकी हायर है, अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है सी ए, तो फिर क्या होगा कि आपका डेविएशन आने लगता है। अब हम लोग जो है यहाँ तक तो ज़ीरो ऑर्डर हम लोगों ने पढ़ लिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी पढ़ ली, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन भी पढ़ ली, सेकेंड ऑर्डर के रिएक्शंस के फॉर्म्स भी हम लोगों ने पढ़ लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ में। अब हम लोग जो है nth ऑर्डर के लिए जस्ट एक एक्सप्रेशन देखना चाहते हैं कि nth ऑर्डर की रिएक्शन होगी तो हम लोग कैसे करेंगे। तो उसको हम लोग बोलेंगे एम्पिरिकल रिलेशन फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, empirical relation for nth order reaction, empirical relation for nth order reaction। बेसिकली हम लोग इंटीग्रल मेथड में ऑर्डर एज्यूम करते थे, लेकिन कभी कभी जब हम लोग को
रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं मालूम होगी तब, किस केस में, व्हेन वी डोंट नो द रिएक्शन मैकेनिज्म, उस केस की बात है। तो उस केस में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो उस केस में जनरली हम लोग nth ऑर्डर रिएक्शन मान लेते हैं। तो ये कब किस केसेस में अप्लाई करेंगे हम लोग, व्हेन हम लोग को मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इज नॉट नोन, तो मैकेनिज्म नहीं पता है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इज नॉट नोन। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, वी अटेम्प्ट टू फिट डेटा, वी अटेम्प्ट टू फिट जो भी डेटा है अपना काइनेटिक डेटा विथ nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, विथ nth ऑर्डर रिएक्शन। तो जैसे एक कोई रिएक्शन हो रही है, ए रिएक्शन, A2 गोज टू P प्रोडक्ट, लेकिन हम लोग को इस रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं मालूम है, तो हम लोग nth ऑर्डर रिएक्शन से इसको कंसीडर करेंगे। तो माइनस RA इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस DCA ओवर DT इज इक्वल टू KCA टू द पावर n, क्योंकि nth ऑर्डर रिएक्शन हम लोग मान रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। तो आपका इधर आएगा माइनस DCA ओवर CA टू द पावर n इज इक्वल टू K dt। और वही लिमिट्स के बारे में डिस्कस करके, बाउंड्री लिमिट्स है ये t इज इक्वल टू 0 पे CA बराबर क्या होगा, CA नॉट होगा, और t बराबर एक पर्टिकुलर टाइम पे कंसंट्रेशन जो होगी रिएक्टेंट की वो CA के बराबर होगी, ये बाउंड्री कंडीशन है। तो फिर फर्दर इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे इस कंडीशन के साथ। तो CA नॉट से CA इसकी लिमिट होगी DCA टू द पावर CA की पावर n इज इक्वल टू K dt 0 टू t। अब ये देखिए, इसको अगर थोड़ा सा एक और स्टेप सिंप्लीफाई करें हम लोग का, CA टू द पावर माइनस n DCA CA नॉट टू CA इज इक्वल टू K 0 से T dt। अब जानते हैं हम लोग कि इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 ये होता है, वेयर n नॉट इज इक्वल टू 1। तो n क्या नहीं होना चाहिए, n नॉट इज इक्वल टू 1, n इस केस में n नॉट इज इक्वल टू 1। तो अपना क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, तो CA टू द पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1। लिमिट्स जो है CA नॉट टू CA इज इक्वल टू K 0 टू T dt। फर्दर इसको करते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई करते हैं। तो CA टू द पावर 1 माइनस n लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 1 माइनस n है, ये माइनस साइन है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें नीचे तो n माइनस 1 हो जाएगा। सॉरी, अभी यहाँ 1 माइनस n ये लिखते हैं, CA नॉट टू CA इज इक्वल टू K T माइनस 0। अब नीचे हम लोगों ने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दे, माइनस साइन है, तो CA टू द पावर 1 माइनस n, और इसको बाहर हम लोग लेते हैं n माइनस 1, CA नॉट टू CA इज इक्वल टू क्या होगा, KT। फर्दर इसको किस तरह लिख सकते हैं हम लोग, लिमिट्स रख देंगे। तो CA टू द पावर 1 माइनस n माइनस CA नॉट टू द पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू n माइनस 1, इधर से मल्टीप्लाई उधर हो गया KT। ये अपनी एक एक्सप्रेशन आई जहाँ n नॉट इज इक्वल टू 1, n 1 नहीं होगा, क्योंकि n अगर 1 होता है यहाँ पे, देखिए इस एक्सप्रेशन में n 1 होता है तो ln CA हो जाता है, तो इसलिए n की वैल्यू 1 नहीं होगी, जो हम लोगों ने देखा है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली ये जो एम्पिरिकल रिलेशन इसलिए बोल रहे हैं कि इस रिलेशन से डायरेक्टली हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते हैं। ये जो रिलेशन हमने डेवलप किया है, CA टू द पावर 1 माइनस n माइनस CA नॉट टू द पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू n माइनस 1 KT। तो इस ऑर्डर से
इस इक्वेशन से, इस रिलेशनशिप से हम लोग ऑर्डर डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं। तो क्या लिख देंगे, ऑर्डर जो है ना कैन नॉट बी फाउंड एक्सप्लिसिटली, जस्ट इस मतलब एक ही स्टेप में इसको यूज़ करके नहीं निकाल सकते हैं ऑर्डर हम लोग। तो उसके लिए क्या करेंगे, ए ट्रायल एंड एरर मेथड इज़ यूज्ड। ए ट्रायल एंड एरर मेथड इज़ यूज्ड। और ट्रायल एंड एरर मेथड से तो आप लोग फैमिलियर हैं। ट्रायल एरर मेथड में क्या होता है कि हम लोग एक ऑर्डर मानेंगे, पहले कोई भी ऑर्डर n1 नहीं मान सकते हैं, 0 मान लो आप, 2 मान लो, 3 मान लो, कोई भी ऑर्डर मानेंगे और हम लोग जो है उसके बाद फिर फर्दर कैलकुलेशंस देखेंगे क्या करना है, लेकिन n1 नहीं मानेंगे। तो ऑर्डर डायरेक्टली से जो है ना हम लोग नहीं फाउंड कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग को ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करना पड़ता है। और उसमें क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट ए वैल्यू ऑफ n। हम लोग कोई एक ऑर्डर मानेंगे, ट्रायल एंड एरर में क्या करते हैं हम लोग ऑर्डर मानते हैं, सेलेक्ट ए वैल्यू ऑफ n की एक वैल्यू मानेंगे, ग्राफ वगैरह इसमें नहीं प्लॉट करते, बेसिकली एक की वैल्यू मानेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेट n मालूम कर लिए हम, हमारे पास डेटा से CA है, CA नॉट है। जब n हमने मालूम कर लिया तो यहाँ से सारी चीज़ें हमें मालूम हो गई एक्सेप्ट के रेट कांस्टेंट के। तो क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेट करेंगे k। डिफरेंट टाइम और कंसंट्रेशन के जो आपको डेटा है उस पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे k। जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे k तो देखेंगे k में वेरिएशन कैसा है। जब डिफरेंट डेटा के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो k में, तो अगर k में वेरिएशन होगा तो हमारे जो अज्यूम ऑर्डर होगी वो सही नहीं होगी। तो जिस ऑर्डर के लिए, मतलब जिस ऑर्डर के लिए k में वेरिएशन कम से कम हो या वेरिएशन ना हो, लेकिन हो सकता है कि 0.001 का, जैसे एक के लिए आपका आया 0.91, दूसरे के लिए आपका k आया 0.915, तीसरे के लिए आया 0.9156, तो इस तरह का वेरिएशन है। तो उस और जो ऑर्डर हमने अज्यूम कर रखी है जिसके लिए वेरिएशन इतना कम आ रहा है, तो वो हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी, वो करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी। तो सेलेक्ट ए वैल्यू ऑफ n, हम एक लोग n की एक वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, एक n नहीं ले 1 के बराबर नहीं ले सकते हैं, उसके अलावा कोई भी ऑर्डर लेंगे और हम लोग कैलकुलेट करेंगे k। तो ऑर्डर हमारा कौन होगा, जिसके लिए द वैल्यू ऑफ n, मतलब वो ऑर्डर हमारा जिसके लिए k की वैल्यू में वेरिएशन मिनिमम होगा, फॉर विच वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ वेरिएशन इन रेट कांस्टेंट इन k इज मिनिमम। इज द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ n। डिजायर्ड वैल्यू ऑफ n ये कहना चाह रहे हैं हम लोग इसमें कि हम लोग ऑर्डर अज्यूम करेंगे, ऑर्डर अज्यूम करने के बाद k की क्यों कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एक बार टाइम होगा तो उसकी के करस्पॉन्डिंग आपका CA होगा, तो एक बार उस टाइम के करस्पॉन्डिंग CA और t की टाइम वैल्यू रखेंगे इसमें, तो हम लोग को यहाँ पे रेट कांस्टेंट आएगा, उसको बोल देंगे k1। फिर दूसरा अपने पास हमने डिफरेंट टाइम के लिए डेटा ले रखा है, तो दूसरा हमारे पास टाइम होगा, दूसरी बार हम इसी एक्सप्रेशन में डालेंगे t डालेंगे और उसी के करस्पॉन्डिंग जो CA कंसनट्रेशन होगा वो डालेंगे। तो वहाँ से फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे k। तो उस केस में देखेंगे k पहले बार जो कैलकुलेट किया है k और इस बार जो कैलकुलेट किया है दूसरी डेटा के लिए, k में वेरिएशन है क्या। अगर वेरिएशन नहीं है तो फिर फर्दर हम लोग तीसरी बार कैलकुलेट करेंगे, फिर देखेंगे कि वेरिएशन बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब वो ऑर्डर जो हमने अज्यूम किया है सही है, तो वही डिज़ायर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगी। लेकिन अगर k जो है k में वेरिएशन आ रहा है पहली डेटा से जो हमने k कैलकुलेट किया और जो दूसरे डेटा से जो कैलकुलेट किया है तो उसमें वेरिएशन ज़्यादा है, तो इसीलिए वर्ड ऑर्डर जो इसमें यूज़ कर रहा है उस पर हमें ध्यान देना है कि k में वेरिएशन मिनिमम हो। डिफरेंट ऑर्डर के लिए हम लोग देखेंगे उसमें वेरिएशन अगर बहुत कम है तो वही ऑर्डर है रिएक्शन का। अब इसमें जो है ना थोड़ा बहुत इसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये जो हम लोगों ने इक्वेशन डिराइव की, ये कुछ केसेस इसमें बनते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक कहिए, केसेस कहिए, या तो केसेस हैं। केसेस जब n आपका ग्रेटर देन 1 होगा,
तो ये जब ऐसा फाउंड किया गया कि जब आपका इस n की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो क्या होगी, रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होगी। तो द रिएक्शन विल नेवर गो टू कंप्लीशन। मतलब ये है कि 100% कन्वर्जन नहीं होगा अगर n ग्रेटर देन 1 है। तो अगर रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 से बड़ा है तो कभी भी जो है आपका रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होगी, तो रिएक्शन कंप्लीशन पे नहीं जाएगी। और फिर केस नंबर 2 बनता है कि n की वैल्यू जब 1 से कम होगी तो क्या होगा, 1 तो हो नहीं सकती, फॉर n लेस देन 1। तो इस केस में जो रेट लॉ है, द रेट लॉ प्रेडिक्ट्स, इस केस से हम लोग को ये पता चलता है कि द रेट लॉ प्रेडिक्ट्स, रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन, रेट लॉ प्रेडिक्ट्स करता है, क्या प्रेडिक्ट करता है कि कंसंट्रेशन पहले जो है आपकी ये CA की डिक्रीज होगी। द प्रेडिक्ट्स दैट कंसंट्रेशन विल, जो कंसंट्रेशन होगी इसकी पहले डिक्रीज होकर 0 हो जाएगी। दैट द concentration of reactant A will decrease, reactant will decrease to 0, will decrease to 0। जब आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 से कम है तो ये ऑब्जर्व किया गया है, जो रेट लॉ है उस वहाँ से ये प्रेडिक्ट करता है, रेट लॉ प्रेडिक्ट करता है कि कंसंट्रेशन पहले इसकी घट के 0 हो जाएगी और उसके बाद क्या होगी, वो नेगेटिव हो जाएगी। इट फर्दर गोज टू नेगेटिव, मतलब कंसंट्रेशन कह रहे हैं कि नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है क्या? प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, कंसंट्रेशन तो नेगेटिव नहीं हो सकती ना। तो बेसिकली ये अगर ऐसा केसेस आते हैं तो हम लोग ऐसे देखेंगे कि कंसंट्रेशन उसकी 0 कब हो जा रही है। बेसिकली हमें देखना है कि कब कंसंट्रेशन कब 0 हो जाएगी, और उसके बाद क्योंकि रेट लॉ प्रेडिक्ट कर रहा है कि कंसंट्रेशन नेगेटिव हो जाएगी, तो प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं कि कंसंट्रेशन नेगेटिव हो जाएगी। तो उस जब कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग को कंसीडर नहीं करना, मतलब जब इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे होंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो उसके बाद का टाइम हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। बेसिकली जब हम लोग लिमिट लगा रहे होंगे, वो ये एनालिसिस से ये पता चलता है कि जब इसकी कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी, व्हेन CA इज इक्वल टू 0, जब CA 0 हो जाता है, इस वाली एक्सप्रेशन से देखिए, तो हम लोग वो टाइम कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो CA 0, इस वाली एक्सप्रेशन में हम लोग लिखेंगे CA टू द पावर 1 माइनस n माइनस CA नॉट की पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू n माइनस 1 KT। ये है अपने पास। व्हेन CA 0 है तो 0 माइनस CA नॉट टू द पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू n माइनस 1 KT। तो टाइम आपका कैसे हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू माइनस CA नॉट की पावर 1 माइनस n अपॉन 1 n माइनस 1 इंटू के। लेकिन माइनस साइन है तो देखने में ठीक नहीं लग रहा है, तो हम लोग यहाँ इसको चेंज कर देंगे। तो T इज इक्वल टू CA नॉट की पावर 1 माइनस n अपॉन 1 माइनस n इंटू के। तो ये टाइम है। इसके बाद जो है कंसंट्रेशन जो है ना, ये इस टाइम पे कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी। तो इसके बाद वाला टाइम हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद कह रहा है कि जो आपका आपके रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी। तो फॉर मतलब T ग्रेटर देन CA नॉट टू द पावर 1 माइनस n अपॉन 1 माइनस n इंटू के की कंडीशंस हम लोग कभी कंसीडर नहीं करेंगे। इसके बाद की कंडीशंस ये या T बराबर 0 की कंडीशन, क्योंकि इसी कंडीशंस पे जब T इसके बराबर होगा तो आपके रिएक्टेंट जो है उसकी कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी। और रेट लॉ प्रेडिक्ट कर रहा है कि इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन नेगेटिव हो जाती है। लेकिन रियल कंडीशंस में कंसंट्रेशन तो नेगेटिव हो नहीं सकती ना। कंसंट्रेशन बेसिकली आपने कोई रिएक्टेंट है उसके कुछ मोल्स लिए हैं,
100 मोल्स लिए हैं, 50 मोल्स लिए हैं, उसके बहुत क्या होगा, आपकी रिएक्शन होगी और वो कंज्यूम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। नेगेटिव नहीं हो सकता ना, नेगेटिव तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन रेट लॉ जो है ना वो प्रेडिक्ट कर रहा था कि नेगेटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ, उससे ये कंक्लूज़न हम लोग निकालते हैं कि हम लोग वो टाइम देख लेंगे कि टाइम आपका CA0(1-n/(1-n) आता है। इस टाइम पे कंसंट्रेशन ज़ीरो हो जाती है। तो इसके बाद वाला टाइम हम लोग जब इंटीग्रेशन कर रहे होंगे वो कंसीडर नहीं करेंगे। तो जो लिमिट होगी, मैक्सिमम लिमिट यही हो पाएगी अगर ज़ीरो देखेंगे। इससे बड़ा टाइम हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि उस वक्त जो रेट लॉ प्रेडिक्ट कर रहा होगा वो नेगेटिव कंसंट्रेशन प्रेडिक्ट कर रहा होगा। तो बस इसमें 2 पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट जो डिस्कस करने थे, कि जो एक्सप्रेशन आपकी आएगी, जो nth ऑर्डर जब हम लोगों ने माना है तो ये आएगी। इससे डायरेक्टली हम लोग को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं मिलता है, तो हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अज्यूम करेंगे। उसके बाद k की वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। जिस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए k में वेरिएशन सबसे कम है, मिनिमम है, तो वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपने रिएक्शन जो हो रही है वही ऑर्डर होगा रिएक्शन के लिए। इसमें 2 कंडीशंस बन रही थी। एक जब केस वो था जब आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 से ज़्यादा था, तो उस केस में ये ऑब्जर्व किया गया कि रिएक्शन जो है ना कभी भी कंप्लीट नहीं होती, 100% कन्वर्जन नहीं होता है। और दूसरा केस था कि n जब 1 से छोटा होता था, तो उसमें ये ऑब्जर्व किया गया कि पहले कंसंट्रेशन घट के ज़ीरो हो जाएगी रिएक्टेंट की, और उसके बाद कंसंट्रेशन नेगेटिव हो जाएगी। वो रेट लॉ प्रेडिक्ट कर रहा है। रेट लॉ से जो है वो कंक्लूज़न निकाला जा रहा है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि रियल कंडीशन में बहुत होगी तो कंसंट्रेशन मतलब बहुत कम होगी तो ज़ीरो होगी ना, रिएक्टेंट की पूरा कंज्यूम हो जाएगा, नेगेटिव नहीं होगी। तो वो टाइम हम लोग देख लेते हैं कि कब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ज़ीरो हो जाती है। तो हम लोगों ने वो टाइम वहाँ पे एक्सप्रेशन में टाइम कंसंट्रेशन ज़ीरो रख दिया, उसके करस्पॉन्डिंग टाइम निकाल लिया। तो इस टाइम पे कंसंट्रेशन ज़ीरो हो जाएगी। तो इसके बाद का जो भी टाइम होगा वो हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, वो इंटीग्रल एक्सप्रेशन में यूज़ नहीं करेंगे। तो बेसिकली हम लोगों ने जितने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर के लिए हम लोगों ने इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ लिया। उसके बाद फिर एम्पिरिकल रिलेशन nth ऑर्डर के लिए पढ़ लिया। तो हम लोग का इंटीग्रल मेथड जो है ना यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद अब हम लोग किसके लिए, इरिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस भी बचती हैं, फिर कुछ और रिएक्शंस हैं जैसे ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन है। उसके बाद वेरिएबल वॉल्यूम बैच रिएक्टर है, तो वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम है। तो इसके बारे में हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कशन जारी रखेंगे।